नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मुंबई बेस्ड एक कंपनी की, और ये जो कंपनी है ये डेयरी बेस्ड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का नाम है पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है हाल ही में खबरों में भी रही है। कारण ये है कि इनके जो रिज़ल्ट्स आए Q2 FY26 के हाल ही में, वो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आए। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू इन्होंने दिया, और इनके कई सेगमेंट्स में, स्पेशली जो कोर सेगमेंट हैं और न्यू प्रोडक्ट्स जो इनका सेगमेंट है, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। तो आज इस बात को समझते हैं कि आखिर ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कैसे ये अन्य डेयरी कंपनीज से अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, और आगे इसकी भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, और क्या ये शेयर निवेश लायक है भी या नहीं। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो देखिए, कंपनी की स्थापना 1992 में देवेंद्र शाह साहब ने की। उस समय इस कंपनी का नाम पराग मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। ये जो कंपनी है ये सिर्फ एक छोटा सा काम किया करती थी कि ये मिल्क को कलेक्ट किया करती थी दूधियों से, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, किसान वगैरह हैं, वो अपने वहाँ से ये मिल्क प्रोक्योर करती थी और आगे सप्लाई करती थी। तो एजेंट का या मिडलमैन का ये काम किया करते थे। 2008 में इस कंपनी का नाम बदलकर पराग मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। 2015 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया, और 2016 में कंपनी का IPO आया। आज का भाव अगर मैं देखूं तो 9.5 साल में लगभग 1.5 गुनी हो गई है कंपनी की वैल्यू। तो कोई खास रिटर्न शेयर होल्डर्स को अभी तक इसने दिया नहीं है। अब बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में। तो ये जो है ये डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 2, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है वो है काऊ मिल्क, यानी बफेलो मिल्क या गोट मिल्क या इस तरह की कोई अन्य मिल्क से ये अपने प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। काऊ मिल्क बेस्ड इनके प्रोडक्ट्स हैं। और तीसरा नंबर बात ये कि ये इनके जो ऑपरेशंस हैं ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं। अब ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस का क्या मतलब, ये किसानों से काऊ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, प्रोक्योर करते हैं। दूसरी बात ये उसको प्रोसेस करते हैं, और तीसरा ये ब्रांडिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग ये खुद ही करते हैं। तो अब जान लेते हैं कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में। तो बेसिकली 5 कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट सेगमेंट हैं। उनमें से एक जो कैटेगरी है वहाँ से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 61% रेवेन्यू आता है, जिसको ये कोर कैटेगरी बोलते हैं। तो उसमें इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो घी, पनीर और चीज़ हैं। इसके अलावा इनका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो लिक्विड मिल्क है, वो फ्रेश मिल्क भी है, साथ ही साथ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर या UHT जो मिल्क होता है वो मिल्क भी ये बनाते हैं, जिसको पास्चराइज मिल्क बोलते हैं। फिर तीसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो मिल्क पाउडर है। तो मिल्क पाउडर जो एक्सेस दूध बच जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, या उससे कोई अन्य उत्पाद नहीं बन सकते, तो ये उस एक्सेस यानी सरप्लस वाले दूध को ये मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चौथा इनका जो वर्टिकल है या बिजनेस सेगमेंट है इन डेयरी प्रोडक्ट्स में वो है न्यू एज बिजनेस। और ये जो न्यू एज बिजनेस है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें ये वे प्रोटीन बनाते हैं। अब ये वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन वो एलिमेंट है जो दूध को फाड़ने के बाद जो पानी बचता है उसमें होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। ये जो फिटनेस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर होता है। तो ये वो वे प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन बार भी बनाते हैं, जैसे डेयरी मिल्क वगैरह आती है तो इस तरह से प्रोटीन बार वो भी बनाते हैं इसके थ्रू, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तीसरा जो चीज़ है वो इनका ये है फार्म टू होम। फार्म टू होम वो कैटेगरी है जहाँ पर ये प्रीमियम मिल्क और प्रीमियम ये बटर और चीज़ वगैरह ये बनाते हैं। आगे इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनकी जो 5वीं कैटेगरी है वो अदर्स कैटेगरी है। उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनके हैं। उसमें दही हुआ, छाछ हुआ, फ्लेवर्ड मिल्क हुआ, तो इस तरह के काफ़ी सारे इनके उत्पाद हैं। तो जो Q2 FY26 में
जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आए तो वहाँ पर जो कोर कैटेगरी थी जहाँ पे घी, पनीर और चीज़ ये बनाते हैं, वहाँ से इनका रेवेन्यू मेजर आता है 61%, लिक्विड मिल्क से इनका रेवेन्यू 9% आता है, मिल्क पाउडर से 13% आता है, इनके न्यू एज बिजनेस से इनका रेवेन्यू 9% आता है और 8% इनका जो अदर्स कैटेगरी है वहाँ से आता है। खास बात ये है कि इनका जो कोर प्रोडक्ट है या कोर सेगमेंट जो इनका है जिसमें ये घी, पनीर और चीज़ बनाते हैं, उसकी ग्रोथ बड़ी शानदार इस क्वार्टर में हुई। ईयर ऑन ईयर जो है 23% बढ़ा है। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है वो है न्यू एज बिजनेस, जिसमें ये वे प्रोटीन, डेयरी टू होम वाला जो प्रीमियम मिल्क है वो, या और साथ ही साथ प्रोटीन बार वगैरह, तो वहाँ पर उस सेगमेंट में 79% ग्रोथ देखी गई है। अब इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, तो एक तरफ ये प्रोक्योर करेंगे रॉ मिल्क को, काऊ के मिल्क को, दूसरी तरफ ये उसको प्रोसेस करेंगे, और तीसरी साइड में क्लाइंट साइड है या कस्टमर साइड है जहाँ पर ये उस चीज़ को मार्केट करेंगे, सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ब्रांडिंग करेंगे। तो इनको एक एक करके समझते हैं। तो जो पहला सेगमेंट है वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। तो ये 5 स्टेट से दूध प्रोक्योर करते हैं, वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये 5 स्टेट से ये दूध प्रोक्योर करते हैं काऊ का। और ये प्रोक्योरमेंट इन स्टेट से करने का कारण ये है कि ये काऊ मिल्क के मामले में रिच स्टेट्स माने जाते हैं। तो वहाँ से लगभग 5 लाख फार्मर्स के साथ इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ से ये प्रोक्योर करते हैं। और इनकी एक स्ट्रैटेजी और है, उसमें से नो टू मिल्क, नेवर से नो टू मिल्क की स्ट्रैटेजी, यानी कि अभी कभी अगर इनके पास सरप्लस सप्लाई हो भी गई और कोई मान लीजिए कोई किसान इनको देना चाहता है दूध, तो ये मना नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने मना कर दिया तो किसान का भरोसा टूट जाता है। तो कभी भाई ये लेंगे या नहीं लेंगे, मैं किसी और को बेच दूं, तो एक तरीके से उस कस्टमर या उस फार्मर को जो इनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसको एक अपने प्रति लॉयल बनाने के लिए इनकी स्ट्रैटेजी है से नेवर से नो टू मिल्क। दूसरा, ये जो है लगभग 15 लाख लीटर पर डे प्रोक्योर करते हैं, और जो पिछले साल है यानी FY25 में इन्होंने लगभग 53 करोड़ 80 लाख लीटर जो है वो दूध प्रोक्योर किया। इसके अलावा इनकी खुद की भी डेयरी है, वहाँ पर उस 5000 से ज़्यादा होल्स्टीन गाय है, और उस फार्म को ये भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म के नाम से जानते हैं। मिल्क प्रोक्योरमेंट के बाद उसको ठंडा करके उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो 2 जगह ये प्रोसेसिंग करते हैं, पहली है पंचार महाराष्ट्र में और पालमनेर आंध्र प्रदेश में। और इनकी जो फिलिंग लोकेशन है जहाँ पर ये भरते हैं उस दूध को या प्रोडक्ट्स को, पैकिंग जहाँ करते हैं, वो है वसाई, सूरत और नागपुर में। अब तीसरा लेवल हुआ ब्रांडिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इनके बेसिकली 4 ब्रांड हैं, जो मेन ब्रांड्स हैं वो 4 हैं। तो पहला ब्रांड है गोवर्धन, दूसरा ब्रांड है गो, तीसरा ब्रांड है प्राइड ऑफ काउज, और जो चौथा ब्रांड है अवतार। एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिए, जो गोवर्धन है, नाम से ही जाहिर है कि ये जो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए बनाया गया ब्रांड है। तो उस ब्रांड में ये घी, पनीर, दही और फ्रेश मिल्क ये इस नाम से सप्लाई करते हैं। दूसरा जो ब्रांड है वो उसका नाम है गो। ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले जो लोग हैं तो उनके लिए बनाया गया है। तो इसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, UHT मिल्क जिसको बोलते हैं, पास्चराइज मिल्क, वो आता है। इसके अलावा चीज़ प्रोडक्ट्स, डेयरी बेस्ड बेवरेजेस, जैसे ये आपके लस्सी हुआ या छाछ हुआ या आपके फ्लेवर्ड मिल्क हुआ, इस तरह की चीज़। तीसरा इनका जो ब्रांड है वो नीश और प्रीमियम ब्रांड है, यानी प्रीमियम है, हाई प्राइस ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी का ब्रांड है। दूसरी बात, नीश मतलब सर्टेन लोगों के लिए ही बनाया गया वो ब्रांड है। उसका नाम इन्होंने रखा है प्राइड ऑफ काउज, और इनके लिए कहते हैं, इनकी जो टैगलाइन है फ्रॉम फार्म टू होम, यानी कि फार्म से हम बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, यानी खाली मशीनों के थ्रू, मतलब किसी आदमी का उसमें हाथ नहीं लगेगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, सीधा गायों से दूध निकल के मशीनों द्वारा और अच्छी क्वालिटी का मिल्क जो है या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ये आप तक पहुंचेंगे। तो ये इनका प्रीमियम ब्रांड है। उसमें मिल्क, पनीर, घी और मिल्क पाउडर टाइप के इनके प्रोडक्ट्स हैं। इनका जो चौथा ब्रांड है वो
उसका नाम है अवतार और ये फिटनेस कैटेगरी को केटर करता है, यानी जो लोग फिटनेस कॉन्शियस हैं उनके लिए। तो ये इंडिया का पहला मेड इन इंडिया वे प्रोटीन ब्रांड है। आपने देखा होगा कि प्रोटीन की दुकानें होंगी, आप में से जो लोग जिम जाते हैं या जिनको जिम जाते देखा है तो वो जनरली प्रोटीन का सेवन करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। तो वो जो वे प्रोटीन है ये अवतार नाम से बेचते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में काम आता है, इसके अलावा बेकरी इंडस्ट्री में काफ़ी काम आता है। तो ये चॉकलेट्स में, बिस्किट में, केक में, नमकीन में, इस तरह के प्रोडक्ट्स में काफ़ी काम आता है। और ये जो है रिटेल कैटेगरी में तो सप्लाई होता ही होता है, साथ ही नेस्ले, MTR जैसी कंपनीज़ हैं वो भी इसको लेती हैं, इनसे इनका वे प्रोटीन लेती हैं। तो ये बात रही इनकी ब्रांड्स की। अब बात करते हैं इनकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए पैन इंडिया नेटवर्क है इनका, 29 से ज़्यादा डिपो हैं पैन इंडिया में। इनका पूरे देश को लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द होल कंट्री ये कवर करते हैं। 500 से ज़्यादा इनके सुपर स्टॉकिस्ट हैं, 4500 से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और लगभग 4.6 लाख इनके रिटेलर्स हैं। तो देखिए ये इसलिए आवश्यक है किसी भी FMCG कंपनी के लिए कि ये जो इनकी रीच जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ग्राहक तक माल पहुंचाना आसान होगा, क्योंकि ये इस तरह का जो माल होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड माल होता है, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो, और वो उसका जो प्रोडक्ट है एक्सपायर हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी वो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है ना वहाँ तक पहुँच जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये बेचते कैसे हैं? ये रिटेलर जैसे मैंने बताया 4.6 जो लाख इनके रिटेलर हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन भी बेचते हैं, यानी ई-कॉमर्स के थ्रू भी बेचते हैं। और जो मॉडर्न ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड का मतलब जैसे रिलायंस हुआ या जैसे डी-मार्ट हुआ, तो इस तरह की जो स्टोर्स, चेन ऑफ स्टोर्स जो होती है ना, वहाँ के उसके थ्रू भी ये अपना माल बेचते हैं। अब इनकी मार्केट लीडरशिप की अगर बात करें तो इनके जैसे मैंने बताया इनके जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो घी, पनीर और चीज़ हैं। तो जो ब्रांडेड काऊ घी है और जिसमें इनका ब्रांड गोवर्धन है, वो उसका जो मार्केट शेयर है वो 22% है और ये नंबर 1 मार्केट शेयर के हिसाब से नंबर 1 ब्रांड है। दूसरा इनका जो गो चीज़ करके है वो उसका मार्केट शेयर 35% है और ब्रांडेड चीज़ के मार्केट में उसकी जो रैंकिंग है ना ये 2 है। तो इस तरीके से इनके कोर 2 प्रोडक्ट जो है ना, कोर सेगमेंट के 2 प्रोडक्ट ये या तो मार्केट लीडर हैं या सेकेंड टू मार्केट लीडर हैं। तो बड़ी अच्छी इनकी ये स्ट्रेंथ दिखाता है। Q2 FY26 के जो रिजल्ट्स आए उसमें जैसे मैंने बताया हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया और क्वार्टरली रेवेन्यू क्लॉक किया। 1008 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू टोटल जनरेट किया और ये ईयर ऑन ईयर 16% अप था। दूसरी चीज़ वॉल्यूम ग्रोथ भी इसके साथ साथ अच्छी हुई, 10% वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हुई। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड एस्पेक्ट की। तो किसी भी FMCG कंपनी में आपको रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ वॉल्यूम ग्रोथ भी, चीज़ों की वॉल्यूम ग्रोथ भी देखनी चाहिए। उसका कारण ये है कि एक चीज़ तो ये कि कितना जल्दी आपका वॉल्यूम, आपका माल ग्राहक लेके जा रहा है, तो आपकी कस्टमर की लॉयल्टी एक तो ये दिखाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो रेवेन्यू वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक प्रोडक्ट की प्राइस, दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो हो सकता है क्वांटिटी या तो फ्लैट हो या क्वांटिटी नीचे गिर रही हो, लेकिन अगर उसकी कीमत, प्रोडक्ट की कीमत किसी कारण से बढ़ गई और उसने जो गिरी हुई क्वांटिटी या फ्लैट क्वांटिटी को कंपनसेट कर दिया तो आपका रेवेन्यू तब भी बढ़ जाएगा। तो ये क्लियर पिक्चर नहीं देती है। तो इसलिए आपको एक FMCG कंपनी में या इस तरह की डेयरी प्रोडक्ट वाली कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज रेवेन्यू ग्रोथ दोनों को देखना चाहिए और उस हिसाब से कंपनी का असेसमेंट करना चाहिए। इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ब्रांड रिकॉल जो है बहुत ही मजबूत है इनका। दूसरी बात ये कोर कैटेगरी इनके 2 प्रोडक्ट जो हैं, यानी कोर कैटेगरी जहाँ से इनका रेवेन्यू 61% आता है, वहाँ के जो 2 प्रोडक्ट हैं घी, काऊ घी और चीज़, वो वहाँ पर ये या तो नंबर 1 है या नंबर 2 है ओवरऑल मार्केट में। तो बहुत ही अच्छी ब्रांड की स्ट्रेंथ इनकी दिखाता है। दूसरी बात ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी भी इस तरह की जो FMCG कंपनी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तीसरी बात ये इनकी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, कंप्लीट जो वैल्यू चेन है वहाँ पर इनका नियंत्रण रहता है, कॉस्ट के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी। इनकी वीकनेस की बात करूँ तो कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री जो है, ये डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली मॉनसून के ऊपर। अब वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मॉनसून ठीक नहीं होता है तो जो
कैटल फीड है उसकी डिमांड जो है, उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, और दूध की जो क्वालिटी है जब सूखा पड़ता है तो दूध की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो इस कारण से इनको जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उस पर फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात ये, कॉस्ट जो है ना वो इनको ज़्यादा देनी पड़ती है जो इनका रॉ मटेरियल है उस पर। इनकी जो अगली वीकनेस है वो रिलेटेड है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से। तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में इनको जो इनका जो कैचमेंट एरिया है, यानी जहाँ से ये मिल्क रिसीव करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो वहीं से जो प्राइवेट डेयरीज़ हैं वो भी प्रोक्योर करती हैं, और इसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव्स हैं वो भी वहीं से प्रोक्योर करते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है वो भी वहाँ से ही मिल्क आगे जाता है। तो तीनों से, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, दूसरी बात जो स्टेट वाइड जो कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ से, चाहे वो अमूल हो या कोई लोकल स्टेट से रिलेटेड कोई कोऑपरेटिव वहाँ से, और प्राइवेट डेयरीज़ जो हैं, तीनों से इनको कंपटीशन करना पड़ता है। तीसरी बात ये तो बात हुई प्रोक्योरमेंट की। फाइनल सेलिंग में भी जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, यानी कि आप कभी कोई चाय बनाने के लिए आपको दूध की आवश्यकता होती है तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे नहीं जाते, आपको कहीं से भी दूध मिल जाए आप ले लीजिए। तो है क्या, जो दूध हुआ या बटर हुआ, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, एक तरह के प्रोडक्ट हैं, कमोडिटी टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पर मार्जिन इतना नहीं होता और वहाँ पर इनको कंपटीशन करना पड़ता है बाकी जो अमूल टाइप की या स्टेट वाइड जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होते हैं वहाँ से या अन्य ब्रांड से। तो एक ये नेगेटिव है। हालांकि ये बात सही है कि ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस करके अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4400 करोड़ का है, छोटी कंपनी है। दूसरी बात ये कि डेट टू इक्विटी, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 45 रुपये का कर्जा है। आरओई ठीक ठाक आरओई है, 12.3% है। पी जो है वो 33 का है, थोड़ा सा ज़्यादा है। 3 साल की सेल 18% बढ़ी है, तीन साल का जो प्रॉफिट क्यूमुलेटिवली 31% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 42% है, एफआईआई के पास जो है 10% है, डीआईआई के पास 7% है और पब्लिक के पास 41% है। और एफआईआई के जो स्टेक में अभी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस सितंबर क्वार्टर में, ये सितंबर क्वार्टर का डेटा है, तो सितंबर क्वार्टर में उस एफआईआई का स्टेक जो है वो 0.75% बढ़ा है। और जून की अगर मैं बात करूं तो जून में 1 लाख, जून 2025 की, तो जून 2025 में टोटल शेयर होल्डर जो थे वो 1,02,000 थे, जो सितंबर में घटकर 88,000 हो गए। इसका मतलब ये है कि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो निकल गए और ये जो शेयर होल्डिंग है ये ले ली है एफआईआई में। साथ ही साथ जो प्रमोटर है इनकी जो स्टेक है वो भी काफ़ी स्टेबल सा है। तो वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूं तो कह सकते हैं कि डेयरी सेक्टर जो है जो इंडिया में ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है उसको, तो इस तरह की कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहें तो इस कंपनी को आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। कंपनी के अब के जो Q2 के रिजल्ट्स आए वो एक कंपनी के भविष्य के बारे में अच्छा संकेत देते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य सलाह करें। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप शेयर को खरीदने या बेचने का कोई निर्णय लें। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।